नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अपडेट्स को, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं इसको, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे आज का मोटिवेशनल कोट। आज का मोटिवेशनल कोट है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। तो हौसले बुलंद रखिए, एक न एक दिन आप इतिहास जरूर लिख देंगे, जो आपका लक्ष्य है वो जरूर प्राप्त कर लेंगे। आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए, हमेशा अपने हौसले से काम लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब के सिलसिले को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एशिया कप हॉकी, अच्छा, हॉकी का एशिया कप 2025 जो होना है इसकी मेजबानी करना है, कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा, बिहार। बिहार राज्य में होने वाला है, लगभग 10 दिन का क्या कार्यक्रम चलेगा। इसमें 8 देश जो है इसमें भाग लेने वाले हैं। 2025 में ये टूर्नामेंट होने वाला है। 6 टीम इसमें फिक्स हो चुकी है अभी, और 2 टीम फिक्स होनी है। भारत हो गया, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन और मलेशिया। तो ये 6 टीम फिक्स हो चुकी हैं, और 2 टीम अभी उनका कंपटीशन होगा निचले दर्जे पे, तो वहां से चुन करके आएंगे। ठीक है। तो हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जो है इनके बीच में एक तरह का समझौता हुआ है। इसके अनुसार बिहार का जो ऐतिहासिक शहर है राजगीर, हाँ, अगर शहर पूछे तो शहर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, राजगीर। शहर ध्यान रखिएगा, राजगीर। ठीक है, राजगीर में यहाँ 2025 का जो एशिया कप है उसका मेजबानी होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण और सम्मानजनक क्षण बताया, जिससे बिहार के खेल क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। अब देखिए, पहला बार यहाँ आयोजन हो रहा है इस तरह के बड़ा टूर्नामेंट का। तो देखिए कितने हद तक सफल हो पाती है, और बिहार को इससे और क्या क्या फायदा पहुंचता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएसडब्ल्यू इंडिया ओपन 2025 जो है स्क्वैश टूर्नामेंट का महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किसे हराया है? अनाहत सिंह ने हरा करके और यहाँ फाइनल जीत चुकी हैं। ठीक है। तो इन्होंने किसे हराया है ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, मुंबई में जो बॉम्बे का जिमखाना है वहीं पे ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट हो रहा था। स्क्वैश टूर्नामेंट इस तरह का देखते होंगे आप लोग, शीशा लगा हुआ रहता है और एक खिलाड़ी गेंद को इस दीवार पे टकरा के मारता है, फिर गेंद बाहर आती है। इस तरह से ये पूरा का पूरा खेल चलता है। ठीक है। तो इसमें अनाहत सिंह और करीम एल तार्की जो है ये विजयी हुई हैं। 17 वर्ष की हैं ये, इनकी आयु मात्र 17 वर्ष की है। ये स्क्वैश की खिलाड़ी है अनाहत सिंह। हांगकांग की हेलन टैंग को 3-0 से, मतलब तीनों सेट में, 3-0 का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों सेट में यहाँ पे हराई। पहले सेट में 11-9 से, दूसरे सेट में 11-5 और तीसरे सेट में 11-8 से हरा करके जो एकल सिंगल्स का खिताब है ना, जो सिंगल 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 खिलाड़ी जो खेलते हैं उसका खिताब यहाँ पे जीत लिया है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नाम यहाँ हेलन टैंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल महोत्सव के बारे में बताना है कि मुख्य रूप से, ये भी ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से। तो ये मनाया जाता है आपका झारखंड में। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। झारखंड जो है ये छोटा नागपुर, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, और झारखंड का वो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जो है उसके आसपास के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो वसंत और नए साल के उपलक्ष्य के रूप में इस सरहुल के त्योहार को मनाते हैं। इसका अगर सरहुल का मतलब देखा जाए तो ये होता है साल वृक्ष की पूजा। साल एक तरह का वहाँ का वृक्ष है, साल, सखुआ, सागवान जो इस तरह का वृक्ष होता है, वहाँ के जंगलों में, छोटा नागपुर के जंगलों में बहुत सारा पाया जाता है, जो जीवन के लिए सूर्य और पृथ्वी के मिलन का भी प्रतीक है। इस साल पेड़ की लंबाई है बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसा माना जाता है कि यह ऊपर सूर्य से कनेक्टेड है और नीचे जमीन तक कनेक्टेड है। साल का पेड़ पवित्र और है, और माना जाता है कि गांव की देवी सरना जो है, सरना माँ की पूजा होती है। अगर सरहुल में पूछा जाए कि किस देवता की पूजा होती है, तो सरना माँ की पूजा होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो सरना माँ का निवास स्थान है। 3 दिवस तक उत्सव चलेगा। सफाई, साल के फूल इकट्ठा करना, उपवास करना, सरना स्थल पे अनुसंधान करना, वहां बलिदान देना, कहीं कहीं पे बलिदान का भी प्रचलन है। और हड़िया, हड़िया वहां का लोकल, जैसे कि लोकल जो पेय पदार्थ होता है, एक तरह का चावल को थोड़ा पका करके और उससे एक तरह का बियर जैसा कुछ पदार्थ बनाया जाता है जिसको हड़िया बोलते हैं शायद। तो उसी को यहाँ पे पूरी तरह से ये लोग वहाँ कंज्यूम करते हैं, इसका भोज की तरह, मतलब प्रसाद की तरह अगर समझिए, तो प्रसाद में यहाँ इस तरह के पदार्थ को बांटा जाता है, वहाँ का यह प्रसाद। ठीक है। कौन कौन से जनजाति है इस क्षेत्र में जो ये सरहुल का त्योहार को मनाते हैं? तो झारखंड के जनजाति आप लोग जानते होंगे, ओरांव हो गए, मुंडा, संताल, खड़िया और हो। ठीक है। तो इस तरह के 5 प्रमुख जनजातियां हैं, ये जनजातियों के द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है, सरहुल का त्योहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, किस संगठन ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे?
शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो किस संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, ये बताना है आपको। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को ने 27-28 मार्च 2025 को फ्रांस में पोषण के लिए विकास कार्यक्रम, एक तरह का कार्यक्रम हुआ पोषण के लिए, जिसमें शिक्षा और पोषण अच्छी तरह से खाना सीखे, रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में स्कूल के भोजन में जो भी पोषण तत्व, जैसे हमारे यहाँ भी है मिड डे मील, आपको पता होगा हमारे यहाँ भी मिड डे मील चलता है। अलग अलग राज्यों में जो सरकारी स्कूल है उसमें मिड डे मील लंच टाइम में वहां पे खाना खिलाया जाता है। तो उसमें जो खाना खिलाया जा रहा है सरकारी स्कूलों में या सरकार के द्वारा जो भी भोजन दिया जा रहा है, उसमें पोषक तत्व जो है उसकी मात्रा कितनी है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उस पे पूरा का पूरा यहाँ ध्यान दिया गया है। ठीक है। तो प्राथमिक विद्यालय के 47% छात्रों को स्कूल का भोजन मिला है, उसमें से कई में पोषक तत्वों की कमी देखी गई है। तो इसी चीज को इन्होंने इम्फेसिस किया है, ध्यान दिया है और कहा है कि शिक्षा और पोषण दोनों जरूरी है। शिक्षा भी जरूरी है, उसके साथ साथ आप पोषण भी दें, लेकिन जो भी खाना आप दे रहे हैं, जो भी आप मिड डे मील में खाना दे रहे हैं, उस खाने को, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा से किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 1990 के बाद से ही बचपन का मोटापा यहाँ पे जो है 2 गुना से अधिक हो गया है, जबकि खाद्य असुरक्षा एक चुनौती बनी हुई है। अब इसमें क्या है कि अगर ज्यादा एक ही तरह का पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट दीजिएगा, तो उसके अंदर ज्यादा फैट अगर बनेगा तो वो मोटापा हो जाएगा, लेकिन ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाएगा। इस कारण इस चीज को ध्यान में रखा गया है और इस पे ये रिपोर्ट बनाई गई है पूरी तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ठीक है। तो राष्ट्रमंडल, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल के लिए 7वां जो महासचिव बने हैं, तो कौन बनी है? ये महिला बनी है, ये भी ध्यान रखिएगा, महिला। और महिला में भी कैसी महिला? तो ये बता दे रहा है, अफ्रीकी महिला, अफ्रीकी महिला। ठीक है। तो ये पहली अफ्रीकी महिला है जिन्होंने यह पदभार ग्रहण किया है। नाम इनका क्या है? शर्ली बोर्चवे। शर्ली बोर्चवे हैं ये। ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को यह राष्ट्रमंडल जो राष्ट्र है इसके महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई है। लेकिन इससे पहले महिला बन चुकी है। ठीक है। इससे पहले इससे जस्ट पहले जो डोमिनिका की पेट्रिशिया, स्कॉटलैंड की जगह ली, उनकी जगह पे आई थी, जो संयोग से राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला। ठीक है। तो इससे पहले महिला बन चुकी है, ये अफ्रीकी महिला है फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 को विशाखापट्टनम में शुरू होने वाले द्विपक्षीय, ठीक है, द्विपक्षीय मतलब दो देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन? एक तो भारत, दूसरा यूएसए। इंडिया और यूएसए द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत। ठीक है। आपदा राहत, आपदा में किस तरह से वहां पे हम राहत प्रदान करें, या फिर मानवीय सहायता किस तरह से हम वहां पे दे सकते हैं लोगों को जो उससे जूझ रहे हैं। इस अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? ठीक है। तो इसमें बताना है कि ये जो अभ्यास हो रहा है इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पोस्टर भी जारी है, टाइगर ट्रम्प 2025। ठीक है। तो टाइगर ट्रम्प अभ्यास इसका नाम रखा गया है। विशाखापट्टनम में यह पूरा का पूरा कार्यक्रम हो रहा है। टाइगर ट्रम्प अभियान का चौथा संस्करण शुरू हो चुका है। 3 तरह का सेवा, त्रिसेवा होगा, जिसमें मानव सहायता है और आपदा राहत, इसके ऊपर पूरी तरह से ये इम्फेसिस रहेगा, मतलब पूरी तरह से इसी टॉपिक पे यहाँ पे ध्यान रहेगा। ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को विशाखापट्टनम में शुरू हो चुका है लास्ट डे। ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब लगा? ठीक है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है। अब इसमें न्यू पेंशन स्कीम था, ओल्ड पेंशन स्कीम था, इस तरह से अलग अलग तरह का पेंशन स्कीम सरकार के द्वारा लाया गया। बोला गया कि आप जो भी पेंशन स्कीम आपको चाहिए उससे आप जुड़ सकते हैं, और उससे आप बता सकते हैं कि किस पेंशन स्कीम के तहत हमें सेवा चाहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पे लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल से। लास्ट 1 अप्रैल को ही यहाँ पे लागू कर दिया गया है। सरकार ने बीते 24 जनवरी को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम जो एनपीएस है उसके ऑप्शन के तौर पर यूपीएस का आधिकारिक ऐलान किया था, और अब इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यूपीएस सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड है। तो जो पहले से सरकारी कर्मचारी लोग हैं, जो एनपीएस के तहत यहाँ पे सेवा ले रहे थे, वही लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, इसमें अपडेट कर पाएंगे और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत भी जुड़ पाएंगे। ठीक है। इस योजना को यहाँ पे एक विकल्प के रूप में 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी गई। अच्छा, तारीख तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया गया?
ठीक है। ट्रांसजेंडर्स के बारे में बताना है, आप लोगों को पता होगा एक नई कम्युनिटी जिसके राइट्स के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, LGBTQI+, इस तरह से इसमें तो बहुत सारे अभी कम्युनिटीज और हैं। तो ये अलग अलग कम्युनिटीज जिनकी अपनी ह्यूमन राइट्स, इनके क्या अधिकार रहने चाहिए, इनके बारे में बात की जाती है। तो इनके लिए एक ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस भी मनाया जाता है, डे ऑफ विजिबिलिटी, ठीक है। डे ऑफ विजिबिलिटी भी मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं। इसमें मेनली समझिए नॉन बाइनरी, ये समझिए नॉन बाइनरी जितने हैं सारे आ जाएंगे। तो बोलिए कि नॉन बाइनरी सारे इसमें आएंगे। तो बाइनरी कौन आएंगे और किस में आएंगे? तो बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी में दो होंगे, एक होंगे आपके मेल और दूसरे होंगे फीमेल। तो मेल और फीमेल दो तरह के जेंडर्स हैं। इनके अलावा जितने भी जेंडर होंगे सारे आ जाएंगे इस, ठीक है। LGBTQI++, इस तरह से बहुत सारे कम्युनिटी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यह दिवस जो है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है 31 मार्च को। यहाँ 31 मार्च को इसको मनाया जाता है। इन ट्रांसजेंडर्स के लिए और पूरे कम्युनिटी के लिए यहाँ सम्मान का बात है, कि सम्मान को यहाँ पे दिखाया जाता है। और इस समुदाय के आवाजों और अनुभवों को उभार कर हर जगह ट्रांस और नॉन बाइनरी लोगों की खुशी और लचीलेपन का जश्न मनाते हैं। तो मेनली इनके अभी राइट्स को और ज्यादा पब्लिक डोमेन में लाना है। बहुत सारे लोग जो है अभी इनको एक्सेप्टेंस नहीं दे पाए हैं, उनके सामने भी इनको और मजबूती से अपने पक्ष को रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले, हाल ही में एफएल टावर दिवस कब मनाया गया? ठीक है, एफएल टावर आपको पता होगा, एफएल टावर फ्रांस में है ना। शहर अगर पूछे तो पेरिस, पेरिस को तो कहा जाता है सिटी ऑफ लव, है ना। पेरिस क्या है? द सिटी ऑफ लव, ठीक है। तो यहीं पे एफएल टावर टावर का जो निर्माण किया गया था। तो इसका दिवस कब मनाया जाता है कि एफिल टावर का दिवस कब है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को ही हर साल एफिल टावर दिवस मनाया जाता है, ताकि टावर के उद्घाटन का सम्मान किया जा सके। अब ये टावर को बनाने वाले कौन थे? तो गुस्ताव एफिल, ध्यान रखिएगा नाम इनका, गुस्ताव एफिल ने यहाँ पे पेरिस के हृदय में 1,000, हृदय का मतलब हो गया कि एकदम हट वहां बीच सेंटर में, ठीक है। तो 1,000 फीट खुले जाली वाले लौह टावर का प्रस्ताव रखा और वर्ष 1887 में इसका ठेका प्राप्त किया। इसके बाद इनको बनाने में 2 वर्ष 2 महीने और 5 दिन लग गए। इतने समय तक इनको टाइम लगा इसको बनाने में, ठीक है। 134 साल बाद भी यह स्मारक हर दिन हजारों पर्यटकों को यहाँ आकर्षित करता है। हमेशा यहाँ टूरिज्म, बहुत सारे भर भर के टूरिज्म यहाँ पहुंचते हैं और इस सिटी को बहुत प्यार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ मनरेगा से रिलेटेड। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपको ध्यान रखना है, ये मनरेगा से रिलेटेड एक टॉपिक है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर ले। तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है मनरेगा, तो इसके तहत मजदूरी दरों में वृद्धि कर दी है, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि हुआ है 2.33% से 7.48 के बीच यहाँ प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में 2.33 से 7.48 के बीच में यहाँ बढ़ोतरी हुई है। और अगर रुपए में देखा जाए तो 7 से 26 रुपए प्रतिदिन, ठीक है। किसी किसी राज्य में यहाँ 7 रुपए प्रतिदिन मजदूरी को बढ़ाया गया है, जबकि कई राज्यों में 26 रुपया प्रतिदिन भी यहाँ पे मजदूरी को बढ़ाया गया है, ठीक है। यह पहली बार है जब किसी राज्य में एनआरईजीएस मजदूरी जो है 400 रुपए प्रतिदिन तक पहुंची है, जिसमें हरियाणा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है 26 रुपए प्रतिदिन, ठीक है। वहीं जबकि देखा जाए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, तेलंगाना, तो यहाँ 7 रुपए की यहाँ पे वृद्धि हुई है। नए जो अब ये जो नई मजदूर की दरें हैं, ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएंगी, मतलब पिछले दिन से ही प्रभावी हो गई हैं। अब मनरेगा के तहत, इस योजना के तहत जो भी यहाँ कार्य करेंगे, उनको यहाँ जो पिछली, जो उनका वेतन था, पिछला जो उनको मजदूरी मिलता था, उससे अब या तो अगर उनके राज्य में 7 रुपया बढ़ाया गया है तो 7 रुपया बढ़ाकर मिलेगा, या तो 26 रुपया बढ़ाया गया है तो 26 रुपया बढ़ाकर मिलेगा। तो इस तरह से बढ़ाई हुई अब धनराशि उनको मिलेगी, ठीक है। मनरेगा का एक्ट जो है 2005 का है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार इसमें व्यस्क है, सदस्य है, अकुशल श्रम कार्य करने के लिए इच्छुक है, ठीक है। अकुशल जिसके अंदर स्किल नहीं है ना, स्किल नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है, तो उसको भी यहाँ पे कार्य दिया जाता है। और साल भर में कम से कम, वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, कि कम से कम 100 दिन तो आपसे कार्य कराया जाएगा ही। कुछ विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त 50 दिनों का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। मान लीजिए सरकार को और भी काम कराना है, तो इन्हीं मनरेगा के जो लेबर्स हैं, जो अनस्किल्ड लेबर हैं, इनके द्वारा और भी 50 दिन, मतलब कि पूरे साल में लगभग एक 50 दिन आपके पास वर्किंग डेज रहेगा, 150 दिन आपके पास वर्किंग डेज रहेगा, ठीक है। एक्चुअली 100 दिन ही होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि काम ज्यादा है तो 150 दिन तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है। वन अधिकार अधिनियम 2015 के तहत वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए भी ये योजना है, और सूखा या प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों में इसे गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में भी यहाँ पे इस तरह की सेवा लोग लेते हैं, जो वहाँ के अनस्किल्ड लेबर है वो इससे जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद के जमा पूर्व जो क्षेत्र है वहां का सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है। भौगोलिक सांकेतिक टैग जीआई टैग होता है कि किसी एक खास क्षेत्र में, किसी एक खास क्षेत्र में ही अगर कोई कलाकृति हो रही है, किसी तरह का उत्पाद हो रहा है, ठीक है, किसी तरह का एक कला है या किसी तरह का कोई नया प्रोडक्ट है, कोई रिसोर्स है, तो वो सिर्फ एक खास क्षेत्र में ही अगर पाया जा रहा है तो उसको भौगोलिक संकेत का टैग दे दिया जाता है, जीआई टैग दे दिया जाता है, यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडेक्स का टैग। ठीक है। तो अब ये अगर प्रिंट के बारे में देखा जाए कि सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है तो ये है क्या, तो ये 300 साल पुरानी हस्त निर्मित वस्त्र मुद्रण तकनीक है। जो वस्त्र होती है, इस यहाँ पे देख सकते होंगे एक बालिका है यहाँ वस्त्र के ऊपर यहाँ पे प्रिंटिंग कर रही है, तो हाथ से ही प्रिंटिंग किया जाता है, इसमें छिपा समुदाय द्वारा कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है। जीआई टैग का महत्व क्या होगा, इस कला की कलात्मक और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता मिलेगी, कारीगरों को आर्थिक लाभ पहुंचेगा, बहुत सारे लोग अब इस नए तरह का जो जीआई टैग मिला, ये नए तरह की जो यहाँ कला है इससे जुड़ेंगे, यहाँ अब लोग जुड़ेंगे तो यहाँ के जो कलाकार हैं जो इस कला को कर रहे हैं इनको भी क्या होगा, यहाँ जो वेतनमान मिल रहा है, जो आर्थिक लाभ है वो भी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ प्रमुख कारीगर को देखा जाए तो शाकिर बंगलावाला और उनका परिवार यहाँ पे विशेष रूप से इरीनी बंगला वाला जो है, जिसे कि यंग आर्टिजन कैटेगरी अवार्ड भी मिल चुका है। ये प्रमुख कलाकार हैं जो कि सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। फैशन और नवाचार में देखा जाए तो इस पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्वेलरी और एक्सेसरीज में भी प्रयोग हो रहा है, जिससे कि युवा डिजाइनर की रुचि बढ़ रही है, नए नए डिजाइनर इससे जुड़ना चाह रहे हैं। अब कोई एक बहुत पुराना कला है और उसको नए तरह से अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो लोग उससे जुड़ेंगे। ठीक है। कारीगरों पर क्या प्रभाव होगा, कारीगर पर प्रभाव बता ही दिया, बाजार मूल्य में इसकी वृद्धि होगी, मूल्य बढ़ेगा, और अगर मूल्य बढ़ेगा वैश्विक पहचान मिलेगी तो जो कारीगर है उनको और ज्यादा आर्थिक लाभ होगा। पारंपरिक वस्त्र कला का भी फिर से पुनरुत्थान हो सकता है। जो कला कई दिनों से छिपी हुई थी, जिसके बारे में ज्यादा काम नहीं हो पा रहा था, उसको अब फिर से उठने का मौका मिलेगा। इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करते जो है, सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है, जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन यथाशीघ्र आप लोगों तक पहुंच जाता है। चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।